नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग हरित क्रांति की शुरुआत वाला हिस्सा देखेंगे, जो हम लोगों ने पिछली क्लास से जहां से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हरित क्रांति की ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी, और हरित क्रांति से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो से ईडीओ में भी और अलग अलग एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से लेके हम लोग पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं हरित क्रांति, ठीक है। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो एक वीडियो आ चुका है, पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, तब ये वीडियो समझ में आएगा। और अगर वीडियो देख चुके हैं आप वो, तो आज के वीडियो को इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्रॉपर फॉर्म में, ठीक। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले क्लास में मैं नहीं बता पाया था कि जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मैं आपको अच्छे तरीके से ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी चीज़ आप लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये जो वीडियो है उसका स्क्रीनशॉट उसमें मैं अपलोड करता हूँ क्लास के बाद, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा जो है वो बीच बीच में मैं PDF डालते रहता हूँ उसमें। उसके अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जो है, कुछ ऐड कराना है, कुछ डाटा है, तो वो मैं उसमें ऐड कराते रहता हूँ। तो वो आप लोग वो सब पता ही नहीं रहेगा आप लोग को अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो, इसलिए उसको जरूर ज्वाइन करिए। 2 ही प्लेटफॉर्म है, एक यूट्यूब, एक टेलीग्राम। ना मैंने फेसबुक पे कोई पेज बनाया है और ना ही मैंने इंस्टा पे कोई पेज बनाया है। हमारा पूरा फोकस कंटेंट पे है और कंटेंट की डिलीवरी पे है। बेस्ट कंटेंट अच्छे समय में, कम समय में, अच्छी तरीके से कैसे डिलीवर किया जाए, मेरा पूरा कंसंट्रेशन उस पे है। और वैसे भी मैं अकेले मैनेज कर रहा हूँ सब चीज़, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म मैनेज करना भी दिक्कत होता है, उतना टाइम है नहीं, ठीक है। तो जो है उस पर आप जुड़िए। अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े तो आपको बहुत जरूरी है कि आप टेलीग्राम से भी जुड़े, ठीक है। तो ध्यान रखिए उन चीज़ों को। और हम लोग स्टार्ट करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत, पहले मैंने पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें आपको बताई थी इससे संबंधित, अब उसके आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था, और उसकी शुरुआत कैसे कैसे हुई, क्यों हुई, ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एफर्ट आप लोग को अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सबको ये वीडियो कैसा लग रहा है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा एफर्ट के साथ आप लोगों के लिए ला पाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति शब्द का उल्लेख कृषि विशेषज्ञों के दल के द्वारा 50 और 60 के दशकों के दौरान विकसित की गई नई कृषि प्रौद्योगिकी के लिए किया गया था। देखो, 1950 और 60 के दशक में, सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड से लेके आता हूँ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद भारत की अधिकतम आबादी कृषि से संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई थी, प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई थी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जुड़ी जरूर हुई थी, लेकिन भारत में जो है वो देसी किस्म के बीजों का हो रहा था, प्रचलन था, जो उतने उत्पादन क्षमता जिन बीजों की अच्छी नहीं थी। उसके अलावा सिंचाई की सुविधा की कमी थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि उर्वरक, फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं हो रहे थे, तो क्रॉप जो फसलें होती थी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होती थी, जिसके कारण भारत में और आबादी जो है वो क्रमिक विकास हो रहा था, जल्दी विकास हो रहा था, इंस्टेंट विकास हो रहा था, आबादी जो है बहुत बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के कारण खाद्यान्न फसलों की कमी आने लगी। धीरे धीरे खाद्यान्न फसल खाने के लिए फसल जो है वो कम होने लगी, ठीक है। और इतना नया नया देश आज़ाद हुआ था, तो इतना कैपिटल भी नहीं था कि उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सके, सभी लोगों को फ्री में भोजन दिया जा सके। गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, पुअर्टी भी बहुत ज़्यादा थी। आज़ादी हुआ, नया नया हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 50 से 60 के दशक में ऐसा कोई प्रयोग किया गया। देखिए, ये प्रयोग भारत में नहीं किया गया, ये प्रयोग जो था वर्ल्ड में किया जाने लगा। और भी ऐसे देश थे जिसमें खाद्यान्न की समस्या थी, जो खाद्यान्न फसलें थी वो तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो उसी के कारण हरित क्रांति शब्द का उल्लेख जो है कृषि विशेषज्ञों के द्वारा 50 और 60 के दशकों के दौरान एक नया कृषि प्रौद्योगिकी, ऐसा सोचा गया, कृषि विशेषज्ञों ने सोचा कि एक ऐसी कृषि प्रौद्योगिकी बनाया जाए, एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए, जिसके थ्रू फसल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, जिसके विश्व में खाद्य की समस्या जो उत्पन्न हो रही है उसको समाप्त करने में मदद मिल सके। तो वो लोग रिसर्च कर रहे थे। तो 50 और 60 के दशक में ये चालू हो गया था रिसर्च, जिसको हरित क्रांति नाम दिया गया आगे चलकर, ठीक। तो ये इसमें वही लिखा हुआ है। इस दल में ये जो ग्रुप बना हुआ था, एक विशेषज्ञों का ग्रुप था जो इसके ऊपर इन्वेंशन किया जा रहा था, इन्वेंट कर रहा था कि कुछ नया चीज विकसित किया जा सके। तो इस दल में मैक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और फिलीपींस के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के कृषि विशेषज्ञ थे। कहां कहां के? अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र फिलीपींस में जो अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र है वहां के, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र इंटरनेशनल
राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन संस्थान के जो कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने एक टीम बनाई और टीम बनाकर क्या किया, चालू किया 1950 और 60 के दशक में कुछ नया इन्वेंट किया जाए जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो और विश्व की खाद्य समस्या को समाप्त किया जा सके करके इन्वेंशन करना चालू किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बाद में यह प्रौद्योगिकी, जो नया प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी है, वो एशिया, लैटिन अमेरिका के अधिकांश विकासशील देशों द्वारा अपनाई गई। अब ये लोग पहले कहाँ थे, लोग मैक्सिको और फिलीपींस के जो थे वैज्ञानिक, वो एक ग्रुप बनाकर चालू किए थे इसको। बाद में फिर ये क्या करें, लैटिन एशिया का जो यूरोपियन कंट्रीज है और लैटिन अमेरिका के जो अधिकांश विकासशील देश हैं जो डेवलप कर रहे हैं, जहां पर खाद्य की समस्या है, वो लोग के द्वारा ये इसी को अपनाया गया, इसी नई प्रौद्योगिकी को जो ये लोग जनरेट की हरित क्रांति के रूप में, जो नया HYV जो मैं बताऊंगा उसको, तो ये लोग भी अपनाया गया ताकि ये देश खाद्यान्न रूप से आत्मनिर्भर हो सके। तो ये लोग भी ये प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए धीरे धीरे करके प्रयास करने लगे। ठीक है, तो पहले रिसर्च यहाँ हुआ, फिर ये लोग अपनाने के लिए प्रयास करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, इस प्रौद्योगिकी में क्या शामिल था, जो नया प्रौद्योगिकी इन साइंटिस्ट ने, जो मैं नाम बताया आपको, फिलीपींस के साइंटिस्ट और इंटरनेशनल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट थे, वो लोग जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे, उसमें क्या था, ये था HYV बीज। HYV बीज मतलब हाई यील्ड वेराइटी इन एग्रो इंडस्ट्री। HYV हाई यील्ड वेराइटी, HYV का फुल फॉर्म हाई यील्ड वेराइटी, उच्च किस्म की, मतलब इसको क्या बोलेंगे, आपका उच्च किस्म, उच्च उत्पादकता वाले बीज का निर्माण कर रहे थे वो लोग। ऐसे बीज का रिसर्च किया इन्होंने जिसकी उत्पादकता, आप एक बार उसको डाल दो खेत में बहुत जल्दी, और उसमें फर्टिलाइजर डाल दो बहुत जल्दी, वो क्रॉप जो है वो उग जाएगा। मतलब उच्च उत्पादकता वाले बीज, इसी को कहते हैं हाई यील्ड वेराइटी सीड्स इन एग्रो इंडस्ट्री। तो ये जो बीज है उसको ये लोग इन्वेंट किए, ऐसे बीज का इन्वेंट किए, और उसके बाद उर्वरक और कीटनाशक, ठीक है, ये सब छिड़कवाना चालू किए, उसको बढ़ाया गया। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके ड्रास्टिक चेंज आया एक तरीके से, मतलब पूरा एक रिवॉल्यूशन के रूप में वो सामने आया। उसको हरित क्रांति नाम दिया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। और इसी के क्या हुआ, खाद्यान्न में बाकी देश भी, जो कंट्री में जो इन्वेंट हुआ था वो, और इसको देख देख के बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी धीरे धीरे करके, लैटिन अमेरिका, एशियन कंट्रीज इसको अपनाने लगे और खाद्यान्न रूप से आत्मनिर्भर होने लगे। और बाद में आगे चल के इसी को भारत ने भी अपनाया, और भारत भी है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। और आज के डेट में इतना ज़्यादा खाद्यान्न है भारत में कि वो इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट करता है भारत। ठीक, पहले इंपोर्ट करने का नौबत आ गया था, अब एक्सपोर्ट करता है। तो इससे ड्रास्टिक चेंज भी आया। मैं आपको ग्राफ से भी बताऊंगा कि ड्रास्टिक चेंज क्या आया है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, बहुत शानदार तरीके से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो क्या किया गया, एक तो ये बीज डेवलप किया गया, उसके बाद रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। भाई आप उसको जब लगा देंगे तो उसके बाद आपको फर्टिलाइजर छिड़कने पड़ेंगे, तब तो वो उगेंगे। उसके बाद कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया, उसमें कीट पतंगे लग जाते हैं, आप जानते हो कि कीड़ा लोग पूरा खा जाते हैं फसल को। तो उससे बचने के लिए कीटनाशक दवाओं को इसी में कौन से कीटनाशक दवा को उसमें यूज़ करना है, कौन से रासायनिक उर्वरक उसमें यूज़ करने हैं, वो सब ये साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेंट किया। उसके बाद सुनिश्चित की और नियंत्रित सिंचाई, एक तरीके से सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए। और उसके बाद ट्रैक्टरों का यूज़ किया, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, पूरी चीज़ इन्होंने ड्राफ्ट करके बताया सब चीज़ को। ऐसे करके आपको फसल का उत्पादकता बढ़ाना, यही तो रिसर्च किया इन्होंने। उसके बाद थ्रेशरों का, नई टेक्नोलॉजी के लिए नई मशीनों का यूज़ किया गया, विद्युत और डीजल पंप, उन सब का प्रयोग किया गया। ये सब चीज़ों को ये लोगों ने इंट्रोड्यूस किया और बताया किसानों को ये बताया कि ये सब चीज़ों को यूज़ करें कि आपका देश जो है वो आप प्रोडक्ट, आप तरक्की करेंगे और आपका देश जो है वो खाद्यान्न रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। क्लियर एकदम। नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभ में नई कृषि रणनीति अपनाई गई। देखो क्या किया गया, गेहूं और चावल तक सीमित थी। प्रारंभ में जो कृषि रणनीति ये लोग अपनाए, वो लोग गेहूं और चावल के लिए ये लोग रिसर्च किए और हाई यील्ड वैरायटी की बीज को उत्पादन किया। और गेहूं और चावल पे ये लोग सबसे पहले गेहूं पे किए थे। ठीक है, जो नॉर्मन बोरलॉग थे, मैं बताऊंगा उनके बारे में आपको आगे। ठीक है, वो नॉर्मन बोरलॉग सबसे पहले गेहूं पे ये रिसर्च किए थे। गेहूं का जो प्रोडक्टिविटी है वो भयंकर बढ़ गई, जबरदस्त तरीके से 10 साल मतलब उसमें बढ़ी। उसके बाद उस पर चावल में उन्होंने इंस्टीट्यूट, और चावल के लिए भी हाई यील्ड वैरायटी का जो बीज बनाने में वो सफल हो गए। तो सबसे पहले प्रयोग किस पर किया गया था, गेहूं और चावल पर। बाद में ना ज्वार, मक्का, बाजरा, वो मैं बताऊंगा आपको, उस पर किया गया। शुरू में तो यही गेहूं और चावल पर किया गया था। उसके बाद जहां किसान हाथ से बनी बीज है ना, अब बताओ, मैं आपको बताया ना, उसके पहले भारत के किसान क्या कर रहे थे, और बाकी जो जहां पर खाद्यान्न संकट था वो देश के किसान हाथ से बनी हुई बीज का यूज़ करते थे। ठीक है, और खेत, मतलब वो खेत में जो बीज मतलब एक फसल उगाए, फसल उगने के बाद बीज जो है वो अगले फसल के लिए रख लिया जाता था। तो एक ही फसल आपका ठीक से प्रोडक्शन नहीं हुआ है, उस बीज को आप अगले फसल के लिए रखे हो, तो अगला फसल भी कहाँ से होगा। इसी तरीके से क्या हो जा रहा था, नीचे जा रहा था जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो। ठीक,
खेत में बनी खाद का उपयोग करते थे, जो उतना उर्वरक क्षमता, उसकी उत्पादक क्षमता उतनी नहीं होती थी उस खाद की। हालांकि अब जैविक खेती के तहत उन खादों को बढ़ावा देने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि कीटनाशक से जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा संख्या में बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जो हो है, मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज जब बताऊंगा ना हरित क्रांति का, तब उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो कीटनाशक का प्रयोग उस समय करना जरूरी था, क्योंकि क्रॉप का मतलब उत्पादकता बढ़ानी थी। लेकिन अब ना कीटनाशक का प्रयोग इतना ज़्यादा करने लग गया कि अब जो है वो लोगों को उससे बीमारी का संकट पैदा हो गया। तो कोई चीज़ का बोलते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जेत, ठीक है, अति कोई भी चीज़ में नहीं करनी चाहिए। तो ये उसी का डिसएडवांटेज है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। हर कोई नई भी टेक्नोलॉजी आती है तो जो कुछ एडवांटेज रहता है तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी रहता है। वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा, पहले ध्यान रखो इसको। हाथ से की सिंचाई किया जा रहा था, सिंचाई का पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं था, इसीलिए उत्पादक कम थी उन स्थानों पर। तो इन स्थानों पर जहाँ जहाँ हाथ से बनी बीज का उपयोग किया जा रहा था, खेत में बनी खाद का उपयोग किया जा रहा था, हाथ से सिंचाई किया जा रहा था, उत्पादकता सही तरीके से थी नहीं, वहीं पर क्या किया गया, इस नई टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया गया, वहीं पर इस नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसके बाद देखो देसी बीज, रासायनिक उर्वरक की अधिक मात्रा, ठीक। तो ये जो देसी बीज यूज कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे किसान, देसी बीज यूज कर रहे थे जिसमें रासायनिक उर्वरकों की अधिक मात्रा उपयोग कर ही नहीं रहे थे वो लोग, ठीक है। तो उसी उपयोग है ना, रासायनिक उर्वरकों की अधिक मात्रा उन लोग उपयोग कर नहीं रहे थे, तो उसके कारण वो क्या होता, उत्पादन नहीं हो पाता था। ठीक, ये यहीं पे यही चीज़ यहाँ पे लाइन में लिखा हूँ शॉर्ट में। आप लोग देखो, मैं कई चीज़ों को क्या है कि बोर्ड पे जगह कम होने के कारण शॉर्ट पे लिखा हूँ। आप लोग अगर उसको नहीं समझ पाएंगे तो उसको डिटेल में लिख लीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ, आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर शॉर्ट में समझ सकते हैं तो फिर शॉर्ट में लिखिए, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। उसके बाद हरित क्रांति शब्द को कौन इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति नाम दिया, शब्द को इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर विलियम माडे, ठीक है। हरित क्रांति नाम दिया, इस पूरे रिवॉल्यूशन को हरित क्रांति नाम देने वाले थे डॉक्टर विलियम माडे। अब जो यहाँ पर ब्लू में लिखा है ना, जो पूरे बोर्ड पे ब्लू में लिखा है, पूरा चीज इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई पेपर में आ चुका है कभी न कभी। तो जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से नोट करके रखेंगे। और कोई ना कोई पेपर में, चाहे वो सिविल सर्विसेज का पेपर हो, चाहे वो व्यापम का पेपर हो, चाहे वो है ना कोई भी एग्जाम हो, एडीओ का पेपर में भी आया है कुछ क्वेश्चन, वो आ चुका है। आप लोग को इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट डाल लेना नोट्स में। तो ठीक, तो ये हरित क्रांति शब्द डॉक्टर विलियम माडे ने इंट्रोड्यूस किया, ये है ना ये शब्द दिया, ये नाम उनको दिया विलियम माडे ने, याद रखना इसको। तत्कालीन प्रशासक, जब ये हरित क्रांति जब इंट्रोड्यूस हुई, जब हरित क्रांति लागू हुई, तब उस समय तत्कालीन प्रशासक, उस समय प्रशासक कौन थे, यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक जो थे, है ना, यूएसएआईडी के प्रशासक थे विलियम माडे, ठीक है। इन्होंने हरित क्रांति शब्द को इंट्रोड्यूस किया, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हरित क्रांति की प्रक्रिया डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग सहित रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों द्वारा मेक्सिको में 1950 के दशक में कृषि अनुसंधान कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। सबसे पहले तो इसमें 2-3 फैक्ट याद रखना। कृषि अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू हुआ, ऐसा भी पूछ सकता है, तो वो कब चालू हुआ, 1950 में चालू हुआ। तो इसी कृषि अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही जो नॉर्मन बोरलॉग थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने रॉकफेलर फाउंडेशन, एक फाउंडेशन था, उसके कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया, हरित क्रांति है ना की प्रक्रिया की शुरुआत की। मतलब उन्होंने ये हाई यील्ड वैरायटी की जो बीज के किस्म थे, HYV बीज, उसको इन्वेंट करने का, उसको अनुसंधान करने का शुरुआत किया। कब से, 1950 में जब कृषि अनुसंधान कार्यक्रम चालू हुआ तब से। किसने, नॉर्मन बोरलॉग ने। किसके साथ मिलके, रॉकफेलर फाउंडेशन, एक फाउंडेशन था, उनके वैज्ञानिकों के साथ, उसके कृषि, बहुत सारे फाउंडेशन में कृषि वैज्ञानिक थे, उनके सब के साथ मिलकर नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति के लिए, हरित क्रांति नाम तो बाद में दिया गया, ठीक है, पहले पता नहीं था हरित क्रांति नाम देंगे करके। तो उन्होंने क्या किया, पूरा फोकस था HYV बीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ये कब से चालू हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिकन गेहूं पर गहन अध्ययन किया। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का पूरा फोकस था पहले एक ऐसे HYV बीज का हाई यील्ड, ये जो अति उत्पादकता वाले बीज का इन्वेंट करना, जो गेहूं, जिससे गेहूं के लिए HYV बीज, सबसे पहले उनका दिमाग उस पर दौड़ा कि गेहूं का, मेरे को गेहूं के लिए HYV बीज का इन्वेंट करना है, मतलब ऐसा बीज बनाना है जिससे गेहूं के फसल को ड्रास्टिक चेंज आए, ठीक। तो ये तरीके का बीज उन्होंने गहन अध्ययन किया मैक्सिकन गेहूं पर। अब ये कहाँ के थे, ये जो थे वो जन्म इनका USA में हुआ था, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का, और ये जो अनुसंधान कर रहे थे वो कहाँ कर रहे थे, मैक्सिको में कर रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, इनका ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे, लेकिन ये जो रिसर्च कर रहे थे वो मैक्सिको में कर रहे थे। तो मैक्सिको में क्या किया, मैक्सिकन गेहूं, वहाँ जो
गेहूं था उस पर अनुसंधान करेंगे, तो मैक्सिकन गेहूं पर उन्होंने रिसर्च करना चालू किया और अधिक पैदावार वाली गेहूं, बौने गेहूं, याद लिखना यहाँ पर, बौने गेहूं, छोटे छोटे गेहूं, अधिक पैदावार वाली बौने गेहूं की किस्मों का आविष्कार किया। तो इन्होंने बहुत साल तक रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च करके एक ऐसी गेहूं की किस्म इन्वेंट करने में इन्होंने सफलता पाई जो धीरे धीरे करके हरित क्रांति के रूप में फैली। धीरे धीरे फिर उन्होंने चावल पर अनुसंधान किया, गेहूं के बाद चावल पर आया, फिर मक्का, ज्वार, बाजरा, सब पे उन्होंने अनुसंधान किया और जबरदस्त तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च हुआ हमारे कंट्री में। बाकी कंट्री में भी लॉन्च हुआ, बाकी कंट्री के बाद डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने हमारी कंट्री में उसको लॉन्च किया, मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको। और उसके बाद फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन की इस तरीके से शुरुआत हुई। ठीक, तो ये चीज था। तो एचवाईवी बीजों के प्रयोग से मैक्सिको 1960 के दशक के प्रारंभ तक गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। अब देखो मैं क्या बताया आपको, ये मैक्सिको में रिसर्च कर रहे थे, मैक्सिको में गेहूं का एचवाईवी इन्होंने रिसर्च करके बना दिया, इन्वेंट कर दिया, तो मैक्सिको में प्रयोग किया गेहूं के लिए, तो गेहूं के पैदावार मैक्सिको में एकदम बढ़ने लग गया, ड्रास्टिक चेंज आ गया और मैक्सिको क्या हुआ, आत्मनिर्भर हुआ। अब ये जो आत्मनिर्भर हुआ, एक तो खुद के खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ और दूसरा क्या, निर्यात करने में भी मैक्सिको जो है वो निर्यात भी इसका करने लगा, खाद्यान्न का एक टाइम आया जब। तो अब इसको क्या कर रहे थे, बाकी के आसपास के कंट्री के लोग भी तो देखेंगे ना कि भाई मैक्सिको कितना डेवलप कर रहा है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। तो उसके बाद 1962 में देखो, उसके बाद क्या हुआ 1962 में, 1960 के दशक में ये चालू हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1962 में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप लोग को पूरा लिखना है, मैं नहीं लिखा हूं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में की गई और वहां पर क्या किया, यहां पर चावल के लिए भी अनुसंधान करना चालू किया गया। एक ऐसे एचवाईवी एक ऐसे एचवाईवी बीज का इन्वेंट करने के लिए चालू किया नॉर्मन बोरलॉग ने, जो जिससे चावल का, अब गेहूं का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया तो चावल का भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाए, इसलिए क्या किया, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई ताकि चावल के लिए भी रिसर्च किया जा सके। तो इन दोनों प्रयासों से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब ये दोनों प्रयास हो गया, अब ये मैक्सिको में कर रहे थे, बाकी कंट्रीज भी इसको अपना रहे थे, तो धीरे धीरे करके क्या किया गया, मैक्सिको से भारत ने भी क्या किया, सीख लिया और उसको क्या किया, आत्मनिर्भर खाद्यान्न, क्योंकि वहां पर भारत में तो खाद्यान्न की समस्या थी ही, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनने के लिए मैक्सिको से उसके बाद क्या किया भारत ने, इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपने कंट्री पे लॉन्च किया डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के हेल्प से। तो भारत में एमएस स्वामीनाथन ने उसको लॉन्च किया, उन्होंने देखा, उस पर रिसर्च किया और उसके बाद फिर उसको इंप्लीमेंट किया हमारे देशों में। और कैसे कैसे इंप्लीमेंट हुआ अपन देखते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, और देखो अब इन्होंने भारत में भी शुरुआत हो गया, तो भारत में जब शुरुआत हुआ तो ऐसे जगह पर उसका शुरुआत किया गया, मैं पिछली क्लास में भी बताया था, जहां पर सिंचाई सुविधा की कमी थी, ठीक है, जो सिंचाई सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, ऐसी जगह पर स्टार्ट किया गया जहां का उत्पादकता पहले से ज्यादा था, जो पंजाब हरियाणा वाला बेल्ट है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है, और साउथ में अगर आप देखो तो थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र जो हैं, यहां पर जो थी वो प्रोडक्टिविटी पहले से ज्यादा थी। तो प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा थी तो वहां पर देखा गया कि ऐसे क्षेत्रों में इसको लॉन्च करना है जहां पर सिंचाई सुविधा अच्छे से उपलब्ध हो और जहां की उत्पादकता पहले से ही ज्यादा हो। अन्य स्टेट के कंपेरिजन में देखा गया कि वहां की उत्पादकता पहले से ज्यादा है, तो वहीं पे इन चीजों का उपयोग किया गया। एक तो मैं बोल रहा हूं वेस्टर्न यूपी, नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी और के कुछ क्षेत्र, और हरियाणा पंजाब के कुछ क्षेत्र, ठीक है, ये जो बेल्ट है नॉर्दर्न इंडिया का, और साउथ इंडिया में क्या, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में उसको और डिटेल में, ठीक है। तो वहां पे ये चीज़ों इसको छिड़काव किया गया और वहां आप अभी देखिए पंजाब के किसान 2 साल धरने पर बैठे थे अभी, तो पर्याप्त मात्रा में उनके पास क्यों इतने संसाधन उपलब्ध हैं, मेहनत भी करते हैं वो लोग बहुत, और वहां पर क्या है, एक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट वहां पे पड़ा है, तो हरित क्रांति का सर्वाधिक इफेक्ट कहां पड़ा है, वही नॉर्दर्न इंडिया में और साउथ इंडिया के दो स्टेट में। तो यहाँ के किसान कंपैरेटिवली अदर स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा सशक्त हैं, ज़्यादा पैसा है वो लोग के पास, आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम है वो लोग, तभी 2 साल खींच पाए। यहाँ के किसान अगर कहीं स्ट्राइक करते तो वो लोग के पास क्या है, उतनी संसाधन उपलब्ध नहीं है, आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो है प्रभाव एक क्षेत्र विशेष में पड़ा है, पूरे भारत में समान रूप से इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। ये भी क्षेत्रीय असमानता भी इसकी एक प्रकार की डिसएडवांटेज है, इसके नुकसान है, क्योंकि एक किसान बहुत अमीर हो गए और बाकी जो कंट्री के जो किसान हैं वो लोग वहीं के वहीं रह गए, उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ पाया, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अति उत्पादकता क्षेत्र वाले में ही इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन को डालना है, मतलब उसमें कीटनाशक का प्रयोग और हाई यील्ड किस्म के, क्योंकि उस समय जरूरी भी था, क्योंकि देखो खाद्यान्न रूप से आत्मनिर्भर नहीं था भारत, खाद्यान्न की कमी थी, भारत चीन युद्ध हुआ था, युद्ध के कारण क्या था कि अकाल पड़ा हुआ था, एक तो अकाल पड़ा हुआ था
चीन के युद्ध के कारण भारत युद्ध हार गया युद्ध में, और युद्ध में हारने के बाद क्या हुआ था कि ऐसे भी भारत के पास पैसे की कमी हो गई थी, तो खाने के लिए मतलब कि खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। तो जल्दी उससे निजात पाने के लिए ऐसे जगहों पर प्रयोग करना जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, वो दिक्कत वाला काम था। तो ऐसे जगहों पर इन्वेस्ट किया गया जहाँ पर संभावनाएं अच्छी हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना। एक प्रसिद्ध किस्सा भी है, जब 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, और रामधारी सिंह दिनकर जो प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने आपने उनकी कविताएं पढ़ी होगी, तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है। तो कांग्रेस से ही राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो जब 1962 में जब वॉर हुआ तो बहुत सारी चीज़ों जगह को चाइना ने क्या किया, हथिया लिया। तो नेहरू जी ने स्टेटमेंट दिया कि ये तो बंजर ज़मीन थी, ठीक है, ये तो बंजर ज़मीन थी, इस पर उत्पादकता ही नहीं थी, तो ले लिया भी चीन तो क्या हुआ, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला भारत को, ठीक है। लगभग 1000 किलोमीटर की ज़मीन को जो थी वो चाइना ने हथिया लिया था। तो नेहरू जी ने जब स्टेटमेंट दिया तो दिनकर जी ने, जो उनके ही पार्टी से इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, दिनकर जी ने कहा कि आपके सिर पे ये बाल नहीं है, इसका मतलब आपको क्या चाइना को दे दें हम। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था। और उस समय राजनीति में इतनी कटुता नहीं थी कि एक दूसरे को सहन करने की सहनशीलता न रहे, उन्होंने सहन भी किया उस चीज़ को। तो एक भी पार्टी में रहने के बावजूद वो लोग क्या है, इतने सहनशीलता थी उस समय पॉलिटिक्स में। अभी के दिक्कत में उतना पॉलिटिक्स में इतना सहनशीलता नहीं है कि कोई इतनी आलोचना बर्दाश्त कर सके, ठीक है। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी। तो ये सब चीज़ें भी है। तो ये किस्सा मुझे याद आ गया, इसलिए आप लोग को शेयर कर दिया। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित देखते हैं। तो उसके बाद फिर इंप्लीमेंट कर दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य, ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये इसी का सार है। यहीं से क्वेश्चन एक एक बत जितना क्वेश्चन है सब आ चुका है कोई पेपर में। तो ये सब चीज़ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई। मैं आपको बता चुका हूँ 1960 के दशक में ये चालू हो चुका था। अब दशक का मतलब पूरा 10 साल में ना, एक भी ऐसा नहीं है कि 1960 में शुरुआत हुआ था इसका। 1960 के दशक में मतलब 10 साल में ये धीरे धीरे करके, आपको मैं बताया था कल 2 योजना बताया था ना, वो जो स्टार्ट हुआ था, ठीक। तो वो जो योजना थी वो धीरे धीरे करके वही बाद में जाके जो है हरित क्रांति का रूप ली थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे करके वो लोग क्या किया, बाद में आगे चल के हरित क्रांति इंट्रोड्यूस हुई। तो वो सब योजना को भी ध्यान रखना आप लोग, कल जो बताया था वो। तो धीरे धीरे करके 1961 फिर 64 कुछ कुछ योजना आया। 50 में कृषि अनुसंधान कार्यक्रम चालू हुआ, फिर उसके बाद IADP योजना, वो सब कल बताया था, वो वाला सब योजना स्टार्ट हुआ था। अब भारत में शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। देखो इसकी शुरुआत वर्ल्ड में कब हुई? 1960 के दशक में। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? 1966 से 67। अब ये आप इसको 2-3 फैक्ट इसमें और लिखना है। क्या क्या? तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1961 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी, कल बताया था आपको। फिर उसके बाद 61 से 66 तक, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 61 से 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू चल रही थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 में योजना अवकाश प्रारंभ हुआ। तो 1966 में जब योजना अवकाश प्रारंभ हुआ, योजना अवकाश का मतलब उस 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 66 में जब पंचवर्षीय योजना खत्म हुई तो उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई, और 66 से 68 तक योजना अवकाश लाया गया। मतलब कोई उस समय योजना नहीं बना, बीच में गैप था, उसको योजना अवकाश का नाम दिया गया। तो 66 से लेके 68 तक क्या था भारत में? योजना अवकाश का समय था। तो उसी योजना अवकाश में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो किसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत नहीं हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी थी। और 66 से 68 के दौरान जो योजना अवकाश चल रही थी उसमें उस दरमियान, उस बीच में 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये जो भी चीज़ बोला हूँ उसको लिख लेना, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश में, तो कब चालू हुआ था इसको पूछता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, योजना अवकाश में चालू हुआ था और कब चालू हुआ था। प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। देखो नॉर्मन बोरलॉग को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो विश्व में जो खाद्यान्न समस्या पैदा हुई थी, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे इंडिया हो, इन पूरे विश्व में खाद्य समस्या को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। अगर ये हाई यील्ड वेराइटी की सीड्स जो बीज है वो डेवलप नहीं करते तो भारत जो है, भारत के साथ साथ अन्य कंट्रीज भी खाद्यान्न संकट झेल रहे थे, भुखमरी की सिचुएशन आ जाती। तो इसके कारण से विश्व में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद प्रारंभ करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, USA में, और कार्यक्षेत्र इनका रिसर्च कर रहे थे वो कहाँ था? मैक्सिको था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ भी पूछा है। भारत में जनक
तो मैं क्या बताया आपको, वर्ल्ड में इसके रिसर्च किसने किया, नॉर्मन बोरलॉग ने, और उससे सीख लेके भारत में इसको इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है और इसको इसके बारे में पढ़ना भी तो पड़ेगा ना रिसर्च के बारे में। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने, MS स्वामीनाथन जो थे वो भारत के कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसको अध्ययन किया उसका, और भारत के कृषि मतलब श्रमिकों को, कृषकों को, मजदूरों को, मतलब जो कृषक हैं हमारे, उनको बताया कि इसको भारत में कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन सा उर्वरक देखना है, कौन सा किस तरीके का जगह पे इसको बोया जाए, कैसे ये किया जाए, ये सब जो है इंट्रोडक्शन मतलब इसको देने का काम भारत सरकार की मदद से डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किया इसको इंप्लीमेंट करने का। तो भारत में अगर कहीं क्या बोलते हैं जनक पूछेगा अगर, ठीक है, तो आएगा MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के प्रणेता जगजीवन राम, प्रणेता इसका मतलब क्या था, जगजीवन राम उस समय कृषि और खाद्य मंत्री थे जब ये लागू हुआ, तो उस समय क्या थे, जगजीवन राम जो थे वो भारत के कृषि और खाद्य मंत्री थे। तो उन्होंने MS स्वामीनाथन की सिफारिशों के आधार पर MS स्वामीनाथन ने क्या किया, एक फाउंडेशन कृषि वैज्ञानिकों का एक समूह बनाया और उसके बाद गाइडलाइन जारी किया कि ऐसे ऐसे उसको करना है। तो जगजीवन राम ने, कृषि और खाद्य मंत्री जगजीवन राम, कोई भी पॉलिटिकल विल के बिना कोई चीज़ तो हो नहीं सकता, तो कृषि और खाद्य मंत्री जगजीवन राम ने क्या किया, इनके साथ कोऑर्डिनेट किया और इनकी मदद से इनके फाउंडेशन का जो सिफारिश थी उसको क्या किया, भारत में लागू करवाया, जिससे ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आ सका। तो इसीलिए हरित क्रांति के प्रणेता कौन कहे जाते हैं, जगजीवन राम। तीनों चीज को याद रखना भाई, प्रारंभ करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग, भारत में जनक MS स्वामीनाथन और हरित क्रांति के प्रणेता जगजीवन राम। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है पेपर में, फैक्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से याद करके रखना, अलग अलग कैटेगरी करके बता रहा हूँ इसीलिए, और एक एक चीज़ का मतलब भी समझा रहा हूँ इसीलिए डिटेल में, ताकि आपको ये याद रहे ना रहे, मैं जो बता रहा हूँ वो स्टोरी आपके बैकग्राउंड में अगर चल रही है, आपके कॉन्शियस माइंड में अगर वो स्टोरी चल रही है, वो स्टोरी आपको पता है, आपको बेस क्लियर है, तो आप अटेम्प्ट कर लोगे क्वेश्चन। तो अच्छे से ध्यान रखना, जो स्टोरी में बताता हूँ, जितना लिखता हूँ उससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा नहीं पढ़ पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जो चीज़ बताता यहाँ पर लिखी होती है उससे दोगुना एक्सप्लेन करना पड़ता है मुझे, तो इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आपके बैकग्राउंड में वो स्टोरी छप जाए, वो स्टोरी आपको लंबे समय तक याद रहेगा और उसके दम पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाने में आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, इसलिए जो चीज़ों बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखते चलना। अब इसका नामकरण कौन किया, विलियम मार्डे बताया था इसको आपको, हरित क्रांति नाम क्यों, विलियम मार्डे अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे वो, उन्होंने इसका नाम दिया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। तो हरित क्रांति के जब लागू हुई तो भारत में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी करके पूछा था एक बार। योजना मंत्री उस समय प्रोफेसर अशोक मेहता थे। कृषि सचिव उस समय बी शिवरमन थे और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, तो पता ही है आपको। तो ये सब फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना और अच्छे से कॉपी में नोट करते चलना। इसके बाद महत्वपूर्ण फसलें, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, जो हरित क्रांति आई, उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी फसलों पे फोकस किया गया। तो पहला चीज़ तो ध्यान रखना, चावल की, सबसे पहले गेहूं पे रिसर्च किया था उन्होंने, और दूसरा चीज़ चावल पे। तो गेहूं, चावल, और धीरे धीरे ये उसके बाद क्या किया, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब का भी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगा। तो गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, वो आप UP में, उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है। और उसके बाद गेहूँ चावल का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा का जो बेल्ट है वहाँ पे धान और गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट वहाँ पे ज़्यादा पड़ा है और वो पहले से भी उपजाऊ था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंट्रोड्यूस की गई राजस्थान में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, इसके साथ साथ पंजाब में किसी सिंचाई सुविधा और आसपास के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा डेवलप करने के लिए, जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी नहर परियोजना है। ठीक है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना। देखो किस पे निर्भर करता है कृषि, कौन सा जो प्रोडक्शन होगा, कौन सा जो मतलब फसल के उपयोगी है, वो पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, वर्षा पे निर्भर करता है प्रकृति, वर्षा पे निर्भर करेगा कौन, मिट्टी किस पे निर्भर करेगी, किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी होगी, वर्षा पे। और मिट्टी पे क्या निर्भर करेगा, फसल। तो सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, जहां ज्यादा वर्षा होगी, जहां जितनी ज्यादा वर्षा होगी, बहुत ज्यादा जहां वर्षा होती है, वहां पे कौन सी मिट्टी होती है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है भाई, मैं आपको यहां बता रहा हूं, बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको। सबसे जहां जहां ज्यादा वर्षा होगी, जब बहुत ज्यादा वर्षा होगी, वहां पे लेटेराइट मिट्टी होगी, और जहां पे भी लेटेराइट मिट्टी होगी वहां पर आप धान और चावल का फसल उगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा को, धान और चावल को बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब इतने ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ की बहुत ज़्यादा वर्षा होने से क्या होता है, वहाँ की उर्वरक क्षमता, जो वहाँ पर जो उसके पोषक तत्व रहते हैं मिट्टी के, वो रिस कर क्या चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और वहाँ पर ऊपर में एक लेयर बिछ जाता है, जो चूने का लेयर होता है वो बिछ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर मिट्टी कैसी होगी, लेटेराइट मिट्टी होगी, और जहाँ पे लेटेराइट मिट्टी होगी वहाँ पे खाद्यान्न फसल, चावल, गेहूं आप उगा नहीं सकते हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कहाँ होता है, सबसे पहले वर्षा केरला में होता है, केरला में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, और एक सबसे ज़्यादा वर्षा होता है कहाँ,
मेघालय के चेरापूंजी में, तो इन दोनों ही जगह लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और मैंने आपको क्या बताया, जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी, और जहां लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी वहां पे खाद्यान्न फसल नहीं हो सकता। इसीलिए कर्नाटका और केरला में बागानी फसलें उगाई जाती हैं, चाय की फसल, कॉफ़ी की फसल वहाँ पे इसीलिए उगाई जाती है, ठीक है। वहाँ पे खाद्यान्न फसल इसीलिए नहीं उगाया जाता है, समझ गए। तो वर्षा का संबंध, मिट्टी का संबंध वर्षा से, और फसल का संबंध मिट्टी से है, ठीक। ध्यान रखना यहाँ पर मिट्टी से पूरा कनेक्टेड है फसल, और फसल से ही कनेक्ट कर दूंगा मैं अभी किसको, ज्योग्राफी को, मतलब आपका पेड़ पौधा को। जो बांस की है, बांस क्यों उगाया जाता है, कहाँ फसल, कहाँ पेड़ ऊंचा रहता है, कहाँ पेड़ नीचा रहता है, लेकिन ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, इंडियन ज्योग्राफी का, यहाँ बताऊंगा तो ज्योग्राफी चालू करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर किसी क्लास में बताएंगे, उसको आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ बेसिक चीज़ बता दिया आपको, मिट्टी किस पर, फसल किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये क्यों नॉर्थ इंडिया में ही धान का फसल क्यों ज़्यादा होता है, समझ में आया आप, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी जहाँ होगा वहाँ खाद्यान्न फसल तो हो नहीं पाएगा। सिंचाई सुविधा एक रिक्वायर्ड अमाउंट पे अवेलेबल होनी चाहिए, वहाँ पे ये फसल हो सकता है। महत्वपूर्ण फसलें क्या है, चावल, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक। गैर खाद्यान्न फसलों की नई रणनीति इस रणनीति से बाहर किया गया। गैर खाद्यान्न फसल मतलब जो खाते नहीं है जिसको हम लोग, वो गैर खाद्यान्न फसल, दलहन, तिलहन, ये सबको बाहर किया गया। इसीलिए आप देखोगे भारत जो है वो यही सब ज़्यादा होता है, ये कब कम होता है, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के इफेक्ट के कारण। हरित क्रांति का मुख्य आधार क्या था, गेहूं। मुख्य आधार क्या था, गेहूं, क्योंकि सबसे पहले रिसर्च किया गया गेहूं पे, और गेहूं पे ही आपको ड्रास्टिक इस पे चेंज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आज का वीडियो था, कैसे शुरुआत हुई, मैं आपको पूरा बेस क्लियर किया, क्यों शुरुआत किया गया, पूरा मेरे को पता है आपके दिमाग में एकदम पूरा, अगर आप स्टोरी को ध्यान से सुने होंगे, पूरा आपके दिमाग में रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। आपको कोई भी ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आप फटाक से उसका जवाब दे पाओगे। और ये सब फैक्ट तो आपको नोट करा ही दिया, तो ये सब क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से, आप अच्छे से इसको नोट करते चलिएगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। बहुत से लोग पूछते रहते हैं ऑफलाइन क्लासेस कहाँ है करके, तो हमारी खाली 2 ही शाखा है, एक तो यूट्यूब चैनल और दूसरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो वहाँ आप जुड़िए। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।